यहाँ अपन देखें कि अपने राजस्थान की चित्रकला की अपन बात करें कि राजस्थान में चित्रकला क्या है, कौन से चित्र बने हैं उसकी अपन बात करते हैं। इसमें अपन ने मेवाड़ शैली व नाथद्वारा शैली अपन ने पढ़ ली है। आगे अपन यहाँ शुरू करते हैं आमेर शैली। कौन सी शैली? आमेर शैली। आमेर शैली कह लो या फिर उसको ढूंढाड़ शैली कह लो। आमेर शैली या फिर ढूंढाड़ शैली, दोनों नाम है इसके। इसको जयपुर शैली भी कहते हैं, बाकी मूलतः इसका नाम क्या है? आमेर शैली है, जयपुर में है। ठीक है, इसकी अपन बात करें कि आमेर शैली क्या है। ठीक है, आमेर शैली की अपने राजस्थान की एकमात्र चित्रकला शैली है जिसमें मुगल चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। किस पर पड़ा है? आमेर शैली के ऊपर। क्यों पड़ा है? क्योंकि आमेर के शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के कारण और अपने जयपुर के राजा महाराजा और अकबर का आना जाना, एक दूसरे के यहाँ पर आना जाना लगातार बना रहता था, जिसके कारण चित्रकारों ने वहाँ की चित्रकारी देखी और यहाँ के लोगों ने वहाँ की चित्रकारी देखने के कारण दोनों का मिश्रित हुआ। क्या हुआ? राजस्थानी चित्रकला व मुगल चित्रकला व मुगल शैली, राजस्थानी शैली व मुगल शैली दोनों का मिश्रित रूप क्या है? आमेर शैली है। क्या है? आमेर शैली। कि दोनों के यहाँ के चित्रकारों ने क्या किया और यहाँ के चित्रकारों ने क्या किया? मुगलों की शैली भी देखी है कि मुगलों में किस प्रकार के चित्र बनते हैं। तो यहाँ के चित्रकारों ने राजस्थानी चित्र के साथ साथ में मुगल शैली के चित्र भी साथ साथ में बनाना शुरू कर दिए। तो ये कौन सी शैली बनी है? आमेर शैली। इस शैली में मुगलों के साथ में मुगलों की चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? आमेर शैली के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि अपने राजस्थान में सबसे पहले अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजा कौन है? मोटा राजा उदय सिंह है। ये भारमल है, जयपुर के महाराजा, आमेर के महाराजा भारमल है, बीकानेर के है, अलवर के है। जैसे सभी राजा महाराजाओं ने कुल मिलाकर कुछ राजा महाराजाओं को छोड़कर बाकी सभी ने अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस कारण ये मुगल शैली का प्रभाव आमेर शैली में सर्वाधिक आया है। कि जैसे ये जयपुर यहाँ पड़ता है, जयपुर यहाँ अलवर पड़ता है और यहाँ दिल्ली पड़ता है, यहाँ पर। तो राजा महाराजा आता था यहाँ पर, अकबर जब आता था यहाँ पर तो अलवर में आता था। अलवर में भी इसका प्रभाव पड़ा है मुगल शैली का। और इसका मुख्य केंद्र क्या रहता था? जयपुर रहता था। क्योंकि अकबर ने जो है शादी की थी हरकूबाई से। ठीक है, तो हरकूबाई से शादी की थी यहाँ पर जयपुर में। तो अकबर का आना जाना यहाँ रहता था और यहाँ के राजा महाराजा भी दिल्ली में जाते थे। तो इन दोनों का आपस में तालमेल बना रहता था, आना जाना लगा रहता था। तो इन दोनों की चित्रकला शैली का मिश्रित रूप है, राजस्थान का भी और मुगल शैली का भी। ठीक है, और यहाँ पर आमेर शैली जो राज्य की एकमात्र शैली है जिसमें मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। प्रभाव तो सभी में पड़ा, जैसे अलवर में भी पड़ा है, जोधपुर में भी पड़ा है, बूंदी में भी पड़ा है। ठीक है, इन शैलियों में भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन आमेर शैली में इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा क्योंकि यहाँ पर अकबर का आना जाना या फिर मुगलों को आना जाना लगातार बना रहता था। एकमात्र शैली है अपने राजस्थान की जैसलमेर शैली, जहाँ पर मुगल शैली का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहता है और अपने मेवाड़ में भी इसका प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए कि राज्य की एकमात्र शैली जिस पर मुगल शैली का प्रभाव अत्यधिक रहा है। मुगल शैली का प्रभाव अत्यधिक रहा है। किसके ऊपर रहा है? मुगल शैली के प्रभाव जो है आमेर शैली के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? आमेर शैली के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा है। जयपुर में इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। बाकी दूसरे
राज्यों में या दूसरी रियासतों में इसका कम प्रभाव पड़ा मुगल शैली का। सर्वाधिक प्रभाव आमेर शैली के ऊपर पड़ा है, ठीक है। और इसमें देखिए इसकी विशेषता देखिए अपन, आमेर शैली की विशेषता क्या है, आमेर शैली की विशेषता देखिए, इसकी विशेषता में है मछली के समान, मछली के समान मादक नेत्रों युक्त स्त्री चित्र है, मादक नेत्रों युक्त स्त्री चित्र है, मादक नेत्रों युक्त स्त्री चित्र है, स्त्री चित्र कि इसमें क्या है, महिला की जो आंख बनाई, जो यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं उसमें मछली के समान आंख बनाई गई है, मछली के समान, मादक यानी नशे से युक्त, मादक यानी क्या होता है, नशे से युक्त नेत्र, कि नशे से युक्त नेत्र बनाए हैं, कि जो चित्र है वह नशे से युक्त है, यानी नशा करने वाली, जिस प्रकार से नशा करने वाले व्यक्ति की जिस प्रकार आंखें रहती है उसी के समान आंखें बनाई गई है, यानी मछली के समान मादक नेत्रों युक्त स्त्री चित्र है, स्त्री के चित्र है। और महिला के जो है कमर तक, महिला के कमर तक फैले केस, कमर तक फैले केस, ये इस चित्रकला शैली की क्या है, विशेषता है कि महिला के बाल जो है कमर तक आ रहे हैं। और यहाँ पर जयपुर में पोर्ट्रेट पेंटिंग का सर्वाधिक विकास हुआ है, जयपुर में पोर्ट्रेट पेंटिंग का सर्वाधिक विकास हुआ है, पोर्ट्रेट पेंटिंग का सर्वाधिक विकास हुआ है। कि इसका विकास हुआ है, जयपुर में पोर्ट्रेट पेंटिंग का सर्वाधिक विकास कब हुआ है, कहाँ हुआ है, जयपुर में सर्वाधिक विकास हुआ पोर्ट्रेट पेंटिंग का। और देखिए अपन इसमें जयपुर में जो है कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बने हैं, कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बने हैं। और यहाँ पर रास के चित्र बने हैं, रास के चित्र, और यहाँ पर कामसूत्र के चित्र बनाए, किसके चित्र बनाए, कामसूत्र के। ठीक है, क्या हुआ कि ये आमेर के राजा महाराजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद दूसरे किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले के ऊपर आक्रमण कर सके। तो ये इनके पास कोई युद्ध तो होता ही नहीं था इनका, ना तो ये बाहर के युद्ध करने जाते थे और ना ही बाहर के कोई यहाँ आमेर पर आकर कोई आक्रमण करता था, ना ही यहाँ पर आक्रमण करता था। तो क्या करते थे, बिल्कुल ठल्ले हो गए, इनके पास कोई काम नहीं रहा। तो इन्होंने क्या किया, चित्र बनाना शुरू किया। यहाँ पर कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए हैं, रास के चित्र बनाए हैं और कामसूत्र के चित्र बनाए। यहाँ पर राजा महाराजाओं के साथ साथ में चित्रकार भी एकदम ठल्ले हो गए। ठीक है, तो जिस प्रकार से राजा रहता था उसी प्रकार से चित्रकार भी रहता था। राजा भी एकदम ठल्ले हो गए, कोई काम नहीं था। तो राजा महाराजा क्या करने लगे, कामसूत्र के बारे में सोचने लगे। आदमी बाकी ठल्ला बैठा बैठा क्या करेगा, ऐसी भावनाएं लोगों के दिमाग में आती है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो राजा महाराजा के पास कोई काम था नहीं, तो कामसूत्र के बारे में यहाँ पर जयपुर में चित्र मिले हैं। और देखिए अपन इसमें यहाँ पर जो चित्रकार जो चित्र बनाता था उसमें कौन से रंगों का प्रयोग करता था। इसमें काले, लाल, पीले, नीले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग इसमें अधिक मात्रा में हुआ है। देख, जैसे लाल, पीला, नीला, सफ़ेद और काला, इन रंगों का प्रयोग यहाँ पर जयपुर में सर्वाधिक हुआ है। लाल, नीला, नीला, सफ़ेद और काला, इन रंगों का प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। जो चित्रकार जो चित्र बनाता था तो इन रंगों का ही ज़्यादा प्रयोग करता था। ठीक है, और देखिए अपन इसमें
यहाँ के जो चित्र है, यहाँ के जो चित्र है वह सर्वाधिक उज्ज्वलता है, एकदम सजावट व उज्ज्वलता लिए हुए चित्र है। यानी जो चित्र को है एकदम क्लियर अपने को चित्र दिख जाता है, आंखों को जोड़ देकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ के चित्र सजावट वह अपनी उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी सजावट कि चित्र को इतना सजाया गया है कि एकदम शानदार तरीके से उसको सजाया गया है। वह अपने चित्र की उज्ज्वलता का मतलब होता है कि चित्र हूबहू चित्र जैसे बना हो, जैसे अपने को जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ अपने लिखा हुआ आसानी से दिख रहा है, एकदम उज्ज्वल दिख रहा है, यानी साफ दिख रहा है। उसी प्रकार के जो चित्र है वो जयपुर शैली की विशेषता रही है कि ये अपनी सजावट व अपनी उज्ज्वलता के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चित्र एकदम आंखों के ऊपर बिना जोर दिए हुए एकदम आसानी से अपन देख सकते हैं, नॉर्मल। ठीक है, आगे देखिए अपन, ये हो गए। आगे देखिए जयपुर शैली में और अपन जयपुर शैली में और देखें कि जयपुर में कि इस कला का स्वर्ण काल कब था और किस राजा के द्वारा के समय इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल रहा है, इसकी अपन बात करें। एक राजा हुए हैं महाराजा प्रताप सिंह। क्या नाम है? महाराजा प्रताप सिंह। इनका समय कब था? इनका समय था 1778 से लेकर 1803। इनका समय था 1778 से लेकर 1803 है। और राजा प्रताप सिंह के समय को ही आमेर शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। आमेर शैली का स्वर्ण काल कहते हैं कि आमेर शैली का स्वर्ण काल जो है महाराजा प्रताप सिंह के समय इसका स्वर्ण काल कहते हैं। अक्सर परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनता है कि किस महाराजा के समय किस शैली का स्वर्ण काल रहा है। तो आमेर शैली का स्वर्ण काल जो महाराजा प्रताप सिंह के समय स्वर्ण काल रहा है। ठीक है, और देखें कि इन महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में एक चित्रकला केंद्र की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? चित्रकला केंद्र की स्थापना की है। चित्रकला केंद्र की स्थापना की है। कहाँ स्थापना की है? जयपुर में चित्रकला केंद्र की स्थापना की है, जहाँ पर 50 से अधिक चित्रकार थे। यहाँ पर 50 से अधिक चित्रकार जो है चित्रकारों का काम जो चित्र बनाना था, अधिक चित्रकार थे। 50 से अधिक चित्रकार थे कि महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में चित्रकला केंद्र की स्थापना की। किसकी? चित्रकला केंद्र की स्थापना की है, जिस चित्रकला केंद्र में और इस चित्रकला केंद्र में 50 से अधिक चित्रकार थे। कितने थे? 50 से अधिक लोग, अधिक चित्रकार जो यहाँ पर काम करते थे, केवल अपने फोटो बनाने का काम करते थे। जिस प्रकार मेवाड़ में तस्वीरारी ओवरी या फिर तस्वीरा को कारखानों नाम से एक कला विद्यालय है, या फिर उसको मेवाड़ का पहला स्टूडियो भी कह सकते हैं, उसी प्रकार से जयपुर में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा चित्रकला केंद्र की स्थापना की है, जिसमें 50 से अधिक चित्रकार है। और जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में जिस प्रकार से तोपें बनाने का कारखाना है, जिसमें सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप, वह भी जयगढ़ दुर्ग में ही बनी है। जिस प्रकार जयगढ़ दुर्ग में ये तोप बनाने का कारखाना है, उसी प्रकार से ये चित्रकला केंद्र की स्थापना की है कि यहाँ पर चित्रों का काम किया जाएगा। इसमें 50 से अधिक चित्रकार लगा दिए चित्र बनाने के लिए। ठीक है, और देखिए अपन इसमें यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है, इनके चित्रकार है कि देखिए अपन चित्रकार है शालिग्राम, लक्ष्मण राम, साहिब राम और एक है लालचंद। कौन है? लालचंद। ये चित्रकार है
चित्रकार का भी अक्सर प्रश्न बनता है कि आमेर शैली के चित्रकारों, आमेर शैली के निम्न में से कौन सा चित्रकार है, या 2 से 3 चित्रकार दे देते हैं और बाकी के दूसरे दे देते हैं। तो इनमें अपने को याद रखना होगा शालिग्राम, लक्ष्मण राम, साहिब राम और लालचंद, ये चारों चित्रकार हैं। इन चित्रकारों को अगर याद नहीं होता 2 से 3 बार लिखोगे या फिर 2 से 3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। शालिग्राम, लक्ष्मण राम, साहिब राम और लालचंद, ये 4 चित्रकार है। इनमें अपन देखें कि लालचंद जो है, लालचंद का क्या काम था ये देखिए अपन। इसमें इससे पहले देखें कि राजा महाराज आमेर शैली में युद्ध का कोई काम नहीं था। तो राजा महाराजा को क्या होता है कि इनकी नसों में ज्वार उठता है कि आज कोई लड़ाई नहीं हुई है, कि यहाँ पर आजकल कोई लड़ाई नहीं हो रही है। तो लड़ाई देखने का या फिर लड़ाई करने का राजा महाराजा में क्या होता है, शौक होता है। तो लड़ाई तो इनके पास कोई करने का काम है नहीं है, ना तो इनके यहाँ पर कोई आक्रमण हो रहा है, ना युद्ध हो रहा है। तो राजा महाराजा की नसों में ज्वार उठता है, तो और या फिर या तो युद्ध करने की या इच्छा होती है या फिर युद्ध देखने की इच्छा होती है। तो इन्होंने क्या किया, आमेर के राजा महाराजाओं ने जानवरों की लड़ाइयाँ लड़ाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, जानवरों की लड़ाइयाँ, जानवरों को लड़ाना, जानवरों की लड़ाइयाँ शुरू कर दी कि जानवरों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया कि आपस में लोगों को नहीं लड़ा के जानवरों को लड़ाना शुरू कर दिया कि जानवरों के अगर इनको मनोरंजन के लिए इनको जानवरों को लड़ाना शुरू कर दिया कि जानवरों को देखकर अपन भी खुश हो जाएंगे और जानवर किस प्रकार से लड़ते हैं ये भी देख लेंगे और अपना मनोरंजन भी हो जाएगा। और जो राजा की इच्छा होती है युद्ध देखने की या फिर युद्ध करने की, वह इच्छा क्षमता भी कम हो जाएगी। तो लालचंद एक चित्रकार है जिसका यही काम था कि जो जानवरों की लड़ाइयाँ हैं, जानवरों की लड़ाइयों के चित्रकार बनाने का इसका काम था। जानवरों की लड़ाइयों के लड़ाइयों का चित्रकार है कि लालचंद ने जो है जय आमेर शैली में जितने भी जानवरों की लड़ाई हुई है उनका चित्रकार बनाए, उनके चित्र बनाए हैं, उनका चित्रकार है। और इसके द्वारा विशेष रूप से हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए हैं। हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए हैं। हाथी की आपस में लड़ाई होती है 2 हाथियों की, उसमें उनके चित्र विशेष रूप से लालचंद के द्वारा बनाए गए हैं। तो जयपुर की विशेषता है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाथी आमेर में ही पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा आमेर में, अपने राजस्थान में हाथी नहीं पाए जाते। हाथी का पूरा एक गांव है आमेर में, आमेर के पास में ही है। ठीक है, हाथी सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं, आमेर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें एक साहिब राम है। कौन है, साहिब राम, इसका चित्रकार है इनका। साहिब राम के द्वारा जयपुर के शासक थे ईश्वरी सिंह। कौन थे, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया है। आदमकद चित्र बनाया है। किसने बनाया है, साहिब राम के द्वारा ईश्वरी सिंह का, जो साहिब राम चित्रकार है इनका, इसके द्वारा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। आदमकद का अर्थ होता है अपने सिर से लेकर नीचे पांव तक जो चित्र बनाया जाता है उसको आदमकद चित्र कहते हैं। ठीक है, यह चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया, साहिब राम के द्वारा। ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र आमेर शैली के किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, तो साहिब राम के द्वारा आदमकद चित्र बनाया गया है। ठीक है, यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और देखें यहाँ पर एक चित्रकार है शिव नारायण जी। कौन है, शिव नारायण जी। शिव नारायण जी जो है तो जयपुर के तेल चित्र बनाने के प्रसिद्ध कलाकार है। तेल चित्र बनाने के प्रसिद्ध कलाकार है। तेल चित्र बनाने के प्रसिद्ध कलाकार है कि तेल चित्र बनाने के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, शिव नारायण जी। जयपुर के अंतर्गत शिव नारायण जी जो है तेल चित्र बनाने के प्रसिद्ध कलाकार है। आगे अपन देखें कि जयपुर में 50 से अधिक चित्रकार है।
तो इन्होंने कौन से चित्र बनाए हैं उनकी अपन बात करें तो प्रमुख चित्र कौन से जयपुर शैली के या आमेर शैली के प्रमुख चित्र देखें अपन। प्रमुख चित्र जो यहाँ पर बने हैं जैसे रामायण के चित्र बने हैं, महाभारत, रामायण महाभारत, श्री कृष्ण लीला, रासमंडल और बिहारी सतसई, और गोवर्धन धारण, टोडी रागिनी और पुंडरीक जी की हवेली, हवेली के भित्ति चित्र बने हैं। कि आमेर के अंतर्गत जो आमेर शैली में सर्वाधिक चित्र किसके बने हैं, प्रमुख चित्र कौन से हैं? रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, रासमंडल है, बिहारी सतसई है, गोवर्धन धारण है, टोडी रागिनी है और पुंडरीक जी की हवेली के भित्ति चित्र क्या होता है कि दीवार पर बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। कि पुंडरीक जी की हवेली के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं वैसे के वैसे चित्र जो है जयपुर में इन चित्रकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? भित्ति का अर्थ होता है दीवारों पर किया गया कलात्मक रूप से कार्य भित्ति चित्र कहलाता है। ठीक है, इनके चित्र जो चित्रकारों के द्वारा बनाए गए रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला, रासमंडल, बिहारी सतसई, गोवर्धन धारण, टोडी रागिनी और पुंडरीक जी की हवेली के भित्ति चित्र, ये प्रमुख चित्र जो है जयपुर के चित्रकारों के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, आगे अपन नई चित्रकला शुरू करें, वह चित्रकला है किशनगढ़ शैली। कौन सी है? किशनगढ़ शैली। ठीक है, एक एक चित्रकला अपन पढ़ते हैं। एक अपन किशनगढ़ शैली में देखेंगे कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके समय स्वर्णकाल रहा है, कौन से चित्र बने हैं और कौन से चित्रकार रहे। इस चित्रकला के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं, एक तो चित्रकार का पूछा जाता है कि कौन से चित्रकार रहे हैं, किस शैली में कौन से चित्रकार रहे हैं और कौन से चित्र बने हैं, और स्वर्णकाल किस शासक के समय स्वर्णकाल रहा है, कि किस शैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय स्वर्णकाल रहा है। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये 4-5 प्रश्न ही है जो इन चित्रकला शैली में प्रश्न बनते हैं। इनके अपन देखें यहाँ पर किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली का देखें तो किशनगढ़ शैली जो है अभी वर्तमान में तो अजमेर में है, लेकिन पहले जो है ये मारवाड़ रियासत का भाग था। किसका भाग था? मारवाड़ रियासत का भाग था। मारवाड़ रियासत का भाग था पहले, अभी वर्तमान में अजमेर जिले में आता है। ठीक है, और बात करें किशनगढ़ शैली में तो किशनगढ़ शैली जो है अगर अपन इनको स्कूलों में बांटा जाता है, मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, हड़ौती स्कूल है। अगर इन स्कूलों की बात करें तो मारवाड़ स्कूल का भाग आता है किशनगढ़ शैली, मारवाड़ स्कूल का भाग आता है। ठीक है, और इसको मारवाड़ रियासत का भाग भी मानते हैं इस कारण। ठीक है, इसमें देखें कि किशनगढ़ शैली की बात करें तो किशनगढ़ शैली के खोजकर्ता, कि किशनगढ़ शैली की किसने सबसे पहले खोज की है, खोजकर्ता देखें तो इसके खोजकर्ता पहले है, एक है एरिक डिक्सन। कौन है? एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन वह डॉक्टर फयाज अली जो है, फयाज अली, इन दोनों व्यक्ति के द्वारा
किशनगढ़ शैली की खोज की है। सबसे पहले किशनगढ़ शैली की खोज किसने की है? एरिक डिक्सन व डॉक्टर फैज अली के द्वारा किशनगढ़ शैली की खोज की गई है। ठीक है, किशनगढ़ शैली की खोज किसने की है? एरिक डिक्सन व डॉक्टर फैज अली के द्वारा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसकी खोज किसने की है? किशनगढ़ शैली की एरिक डिक्सन व डॉक्टर फैज अली के द्वारा खोज करता है। और देखिए अपन इसमें किशनगढ़ शैली की बात करें तो किशनगढ़ शैली को जो है कागजी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कागजी शैली भी कहते हैं। कागजी शैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कागजी शैली? इसकी देखिए अपन कि जो चित्र जो है, जैसे अपने अभी वर्तमान में कार्ड शीट होती है, उसी प्रकार की शीटों को जो है आटे की लेई से चिपका कर, आटे को बिल्कुल पतला करके उनको आपस में चिपका कर मोटा कागज़ बनाया जाता है। मोटा कागज़ के ऊपर ये चित्र बनाते थे। इस कारण इस शैली को कागजी शैली भी कहते हैं। किशनगढ़ में क्या करते थे कि कागज़ को जो मोटा बनाने के लिए आटे की लेई से चिपका लिया जाता था और कागज़ पर चित्र बनाने के कारण इस शैली को कागजी शैली भी कहते हैं। और यहाँ का स्वर्णकाल जो है, स्वर्णकाल सामंत सिंह के समय को स्वर्णकाल कहते हैं। यहाँ के राजा थे, किशनगढ़ के शासक थे सामंत सिंह के समय को स्वर्णकाल कहते हैं। और ठीक है, और सामंत सिंह का उपनाम क्या है? नागरी दास। क्या नाम है? नागरी दास। सामंत सिंह जो कविता लिखता था वह कविता नागरी दास के उपनाम से कविता करता था। नागरी दास के नाम से कविता क्यों करता था? कि जिस प्रकार से अगर कोई कविता अगर किसी व्यक्ति को अच्छी लगे या फिर नहीं लगे, इसका प्रभाव शासक के ऊपर नहीं पड़े। जैसे ये सामंत सिंह वहाँ के किशनगढ़ के शासक थे। अगर किसी व्यक्ति को पसंद आती है नहीं आती है, वहाँ पर नाम देखते सामंत सिंह का, तो लोग क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या कविता लिखी, और ये यहाँ के किशनगढ़ के राजा है और ये ऐसी कविता लिखते हैं। इस कारण इन्होंने नागरी दास से कविता लिखी ताकि लोगों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े कि किसने लिखी है? नागरी दास ने लिखी है। नागरी दास कौन है? कोई नहीं जानता। सामंत सिंह का नाम लिखता है तो एक शासक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छी कविता लिखी है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई कविता, जरूरी नहीं है कि सारी कविता अच्छी हो, कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो किसी को बुरी लगती है। उसी प्रकार से सामंत सिंह जो है अपना उपनाम जो है नागरी दास के नाम से कविता लिखता था। ठीक है, और देखिए अपन इसमें किशनगढ़ में एक चित्र बना है, उस चित्र का नाम है चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी नामक एक चित्र बना है, जिसको जो है उसका चित्रकार कौन है? इसका अमरचंद इसका चित्रकार है। यह चित्र जो है सामंत सिंह के समय बना। कब बना? सामंत सिंह के काल में बना। सामंत सिंह के काल में चित्र बना है। कब बना है? सामंत सिंह के काल में। ये प्रसिद्ध चित्र है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र जो है किसके द्वारा बनाया है? ये इसके चित्रकार है अमरचंद द्वारा बनाया गया है। और किसके काल में बना है? सामंत सिंह के काल में चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र जो है अमरचंद द्वारा बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रश्न पूछा जाता है कि चांदनी रात की संगोष्ठी किसके द्वारा चित्र बना? तो अमरचंद द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो एक चित्र बना है यहाँ पर बनी ठनी। क्या बना है? बनी ठनी। अपन बनी ठनी का अर्थ देखें कि बनी ठनी का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है सज धज। क्या अर्थ होता है? सज धज। ये इसका अर्थ होता है कि जैसे अपन कहते नहीं कहते कि आज तू बन ठन के कहाँ जा रहा है, या फिर बन ठन कहाँ चली, बन ठन के कहाँ चली। तो इसी प्रकार से बनी ठनी का अर्थ क्या होता है? सजना धजना, यानी मेकअप करना, श्रृंगार करना। इसका अर्थ होता है सजना संवरना। ठीक है, इसमें अपन देखें तो ये बनी ठनी एक चित्र है। क्या है? एक चित्र है। ये बनी ठनी का जो चित्र बना है वह जो है सामंत सिंह की प्रेमिका है। कौन है? सामंत सिंह की प्रेमिका है। कौन है? सामंत सिंह की प्रेमिका है। इसका क्या काम था? ये एक वेश्या थी। क्या थी? वेश्या थी ये। ठीक है, ये वेश्या का काम करती थी। तो सामंत सिंह की दासी थी ये।
जो सावन सिंह क्या करता था, अपनी दासियों का जो है रानियों के जैसे श्रृंगार करता था कि उन दासियों का जो रानियों जैसे श्रृंगार करने पर कौन सी दासी सबसे अच्छी लगती है, इस कारण इन्होंने श्रृंगार रानियों का जैसे श्रृंगार करना चालू किया। तो इनमें से ये बनी ठनी नामक एक जिसका चित्र बना है, वह दासी जो है सबसे इसको अच्छी लगी। यहाँ देखिए अपन जैसे सावन सिंह जो है दासियों का रानियों जैसा श्रृंगार कर चित्र बनाकर बनी ठनी नाम दिया कि सावन सिंह क्या करता था, जो भी अपनी वेश्या थी उन वेश्याओं का जो है रानियों के जैसा श्रृंगार करता था कि सावन सिंह थोड़ा रंगीन मिजाज का आदमी था। किस प्रकार का था? रंगीन मिजाज का। तो वह क्या करता था कि उनको सावन सिंह का थोड़ा महिलाओं की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा था, तो वह रानियों का जो है दासियों का श्रृंगार जो रानियों के जैसे श्रृंगार करवाता था और देखता था कि कौन सी दासी सबसे सर्वाधिक खूबसूरत लग रही है। तो इस प्रकार वह चित्र बनाता था। तो इनमें से एक दासी इसको सर्वाधिक पसंद आई, उसका चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम क्या दिया? उसको बनी ठनी इसका नाम दिया। क्या नाम दिया? बनी ठनी नाम दिया। तो इसके चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार है बनी ठनी के चित्रकार है निहाल चंद। कौन है? निहाल चंद इसके चित्रकार है। किसके? बनी ठनी के। तो राजा सावन सिंह ने निहाल चंद से कहा, इसका श्रृंगार कर दिया था। सावन सिंह ने निहाल चंद से कहा कि निहाल चंद तू मेरे को निहाल कर दे, मैं तेरे को निहाल कर दूंगा। कि साहब बोलो मुझे क्या करना है? कि जैसा राजा कहेगा वैसे मेरे को करना तो ही है कि सर मैं आपको किस प्रकार से निहाल कर सकता हूँ। तो सावन सिंह ने कहा कि यह जो दासी है इसका तू एक चित्र बना। क्या बना? चित्र बना। उसका श्रृंगार कर रखा था रानियों जी से। तो इसको बोला कि तू इसका चित्र बना, इस वेश्या का चित्र बना कि ताकि ये एकदम शानदार लगे। तो निहाल चंद ने कहा ठीक साहब मैं चित्र बना दूंगा, मेरा काम ही है चित्र बनाना। चित्र बनाना कौन सी बड़ी बात है, मेरा तो काम है, चित्र बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी देर बाद में निहाल चंद ने सावन सिंह से कहा कि सर इसमें एक दिक्कत है, एक समस्या है कि मैं अगर चित्र तो बना दूंगा, कोई लोग आके मुझे पूछेंगे कि किसका चित्र बना रहे हो, तो मैं क्या कहूँगा? तो सावन सिंह ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, अगर कोई लोग पूछेंगे तो फिर तेरी भी इज्जत डाउन होगी और मेरी भी वाट लगेगी कि जो एक राजा होकर या फिर एक चित्रकार होकर तुम लोग ये एक वेश्या का चित्र बना रहे हो। तो सावन सिंह ने कहा एक काम करते अपन, अगर तेरे से कोई भी पूछे कि किसका चित्र बना रहा हो तो उनको बोलना मैं राधा का चित्र बना रहा हूँ। किसका चित्र बना रहा हूँ? राधा का। जो आवे उनको बोल देना कि मैं राधा का चित्र बना रहा हूँ, तो तेरे से कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो तेरी कोई रेपुटेशन कोई डाउन होगी ना मेरी होगी। ठीक है। तो जो भी आया उसको बोल दिया कि राधा का चित्र बन रहा है साहब, यहाँ पर राधा का चित्र बना रहे। तो वहाँ पर जो रहने वाले वो भी खुश और निहाल चंद भी खुश और सावन सिंह भी खुश। ठीक है। तो इनका चित्र बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर देखें कि इस बनी ठनी के उपनाम देखें, उपनाम एक उपनाम हो जाएगा इसका राजस्थान की राधा। क्या नाम हो गया? राजस्थान की राधा। ठीक है। दूसरा जो है और इसमें बनी ठनी में देखें कि बनी ठनी में जो निहाल चंद और सावन सिंह दोनों के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। और इस बनी ठनी के अंतर्गत एक आभूषण होता है, उस आभूषण का नाम है, जो एक नाक में आभूषण पहनाया जाता है, उस आभूषण का नाम है क्या नाम है उसका? बेसरी। क्या नाम है? बेसरी। बेसरी आभूषण जो है, बेसरी आभूषण जो है नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में। यह आभूषण पहना है, नाक का आभूषण है।
बेसरी आभूषण जो नाक में पहनाया है। तो जब ये चित्र बनकर तैयार हुआ तो सावंत सिंह ने निहाल चंद से कहा कि निहाल चंद, वाह निहाल चंद, तूने तो मेरे को निहाल कर दिया कि इतना शानदार चित्र बना है। तो इसको नाम क्या दिया? नाम दिया इसको बनी ठनी का नाम दिया। क्या नाम दिया? बनी ठनी का नाम दिया कि निहाल चंद, तूने आज मेरे को निहाल कर दिया, अब मैं तेरे को निहाल करूँगा। क्या करूँगा? निहाल करूँगा। तो राजा खुश होकर निहाल चंद को भी कुछ मोहरे दान कर दी या कुछ रुपए दान दे दिए। तो निहाल चंद भी खुश हो गया और राजा भी, सावंत सिंह भी निहाल हो गया, दोनों खुश हो गए। तो बाद में इसका उपनाम देखिए अपन यहाँ पर भी, राजा, एक तो नाम हो गया इसका राजस्थान की राधा, ठीक है। दूसरा नाम है इसका, उपनाम है मोनालिसा। क्या नाम है? मोनालिसा। मोनालिसा नाम किसने रखा? जो एरिक डिक्सन है, एरिक डिक्सन ने सबसे पहले इसको बनी ठनी को देखा। बनी ठनी को देखते ही इसने, एरिक डिक्सन ने इसको नाम दे दिया, एरिक डिक्सन ने इसको नाम दे दिया मोनालिसा, नाम दे दिया। मोनालिसा जो है इटली का एक सबसे प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध चित्रकारी है वहाँ की। वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा इटली में बनाया गया चित्र है, उसका नाम है मोनालिसा। तो उस मोनालिसा की तुलना जो है एरिक डिक्सन ने बनी ठनी से की है कि यह राजस्थान की मोनालिसा है। क्या है? राजस्थान की मोनालिसा है, ठीक है। आगे देखिए अपन इसके उपनाम देखें। आगे है कलावंती। क्या नाम है? कलावंती। कलावंती, कीर्तिनन, कीर्तिनिन, क्या यह इसकी उपनाम है? कीर्तिनिन, कीर्तिनिन है। और देखें लवलीज। क्या नाम है? लवली। ये सावंत सिंह की क्या थी? लवली थी। क्या नहीं थी? लवली। लवली का अर्थ क्या होता है? प्रिय। लवलीज, इज लगा दिया, लवलीज हो गया। क्या हो गया? लवलीज। सावंत सिंह की प्रिय थी बनी ठनी, क्या थी? लवली। क्या हो गया? लवलीज। लवलीज, नागरमणि, नागरमणि, और हो जाएगा उत्सव प्रिया। क्या नाम है इसका? और उत्सव प्रिया इसका, सभी इसके उपनाम है। क्या है? इसके उपनाम है। बनी ठनी के उपनाम हो गए। क्या हो गए? राजस्थान की राधा, राजस्थान की मोनालिसा, कलावंती, कलावंती, कीर्तिनन, लवलीज, नागरमणि और उत्सव प्रिया। ये क्या हो गए? इसके उपनाम हो गए बनी ठनी के। इसमें एक बार और समझ लेते हैं। किशनगढ़ शैली मारवाड़ी रियासत का भाग था, अभी वर्तमान में अजमेर जिले में स्थित है। इसके खोज करता है एरिक डिक्सन व डॉक्टर फैज अली इसके खोज करता है दोनों, ठीक है। इसको कागजी शैली भी कहते हैं। और चांदनी रात की संगोष्ठी जो है अमरचंद द्वारा बनाया गया चित्र है, जो सावंत सिंह के काल में चित्र बना था। और स्वर्णकाल, जो सावंत सिंह के समय को स्वर्णकाल कहते हैं, ये इसके उपनाम से कविता करता था। नागरीदास के, नागरीदास नामक, नागरीदास उपनाम से, उपनाम से, उपनाम से कविता करते थे। ये थोड़ा रंगीन मिजाज का आदमी होने के कारण थोड़ा रानियों के प्रति और दासियों के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा था। इसके पास रानियाँ भी बहुत सारी थी और दासियाँ भी बहुत सारी थी, दोनों के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन का भाव थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। ये बनी ठनी का देखिए, बनी ठनी का अर्थ होता है सज धज के रहना। और सावंत सिंह की प्रेमिका थी ये, और वेश्या का काम करती थी। और सावंत सिंह जो है सभी दासियों को, जो रानियों के जैसे श्रृंगार करवाता था, और उनमें से देखता कि कौन सी दासी सर्वाधिक खूबसूरत लगती है। तो ठीक है, इस कारण जो सावंत सिंह ने इनको रानियों के जैसे श्रृंगार करवाकर उनका चित्र बनाना शुरू किया। और उनमें से एक महिला थी, उसका चित्र सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम है, उस चित्र का नाम है बनी ठनी। उस चित्र को बनी ठनी का नाम दिया, ठीक है। और बनी ठनी के चित्रकार कौन है? निहाल चंद है। और इसके उपनाम क्या है? बनी ठनी के उपनाम क्या है? राजस्थान की राधा, मोनालिसा, कलावंती, कीर्तिनन और लवलीज, नागरमणि और उत्सव प्रिया। ये इसके सारे क्या हो गए? उपनाम। यहाँ हो गए बनी ठनी के उपनाम। अब अपन देखें कि सावंत सिंह के उपनाम। बनी ठनी के उपनाम हो गई। अब देखिए अपन सावंत सिंह के उपनाम। सावंत सिंह के उपनाम देखें कि सावंत सिंह के उपनाम भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस राजा का नाम या किस
शासक के समय स्वर्ण काल रहा है, या फिर इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है, ठीक है। या उपनाम भी पूछ लेता है कि निम्न में से किस राजा का उपनाम है। यहाँ देखिए अपन उपनाम, यहाँ लिखिए सावंत सिंह का उपनाम, सावंत सिंह के उपनाम। यहाँ देखिए अपन उपनाम में इनका उपनाम क्या है, एक तो हो गया नागरीदास, क्या है नागरीदास, एक है चितवन चितेरे, चितवन चितेरे। नागरीदास ये सामंत सिंह भी क्या था, एक चित्रकार था, इस कारण इसको चितवन चितेरे कहा गया, यानी चित्रकारी का काम करने वाले को चितारा कहते हैं, ठीक है। थोड़ा रंगीन मिजाज का होने के कारण इसको मतवाला कहा गया है, मतवाले। और ये अपना आप को कृष्ण मानते थे, क्या मानते थे, कृष्ण मानते थे, ठीक है। नागरीदास, चितवन चितेरे, मतवाले और अनुरागी, क्या नाम था, और अनुरागी, ये इसके उपनाम थे। नागरीदास, चितवन चितेरे, मतवाले और अनुरागी, ये इसके चारों इसके उपनाम है। और देखिए अपन इसमें और बनी ठनी जो है, बनी ठनी का चित्र जो है वर्तमान में, बनी ठनी वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में, अजमेर संग्रहालय में, अजमेर संग्रहालय में, अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। कहाँ है अभी बनी ठनी का चित्र, अभी अजमेर संग्रहालय में अभी सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। और इसकी एक बनी ठनी की एक मूल प्रति जो है, एक मौलिक प्रति जो है, एक मौलिक प्रति, बनी ठनी की एक मौलिक प्रति जो है अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल पेरिस में, जयपुर वाला नहीं, पेरिस में एक अल्बर्ट हॉल अपने जयपुर में रामनिवास बाग के पास में अल्बर्ट हॉल स्थित है। और इसकी एक बनी ठनी की एक मौलिक प्रति जो है अल्बर्ट हॉल पेरिस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, प्रसिद्ध में पेरिस में स्थित है। बनी ठनी का चित्र जो है निहाल दास को पसंद आ गया, सावंत सिंह को पसंद आ गया, और उसके बाद में अपने भारत सरकार को भी पसंद आ गया। किसको पसंद आ गया, भारत सरकार को भी। भारत सरकार ने भी कहा कि वाह वाह निहाल सिंह तूने क्या चित्र बनाया है। तो भारत सरकार के द्वारा भी पसंद आने के कारण भारत सरकार ने भी इसके ऊपर 5 जून 1973 को डाक टिकट जारी कर दिया। क्या कर दिया, डाक टिकट जारी कर दिया। ये होगी अपने राजस्थान की किशनगढ़ शैली। भारत सरकार के द्वारा 5 जून 1973 में डाक टिकट जारी किया गया, जो पहली चित्रकला शैली है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न बनने लायक है, ये प्रश्न बनने लायक है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अभी पटवारी में या फिर एसआई के अंतर्गत ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये होगी अपने चित्रकला शैली।